गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ा था। उसके R इक्वल टू रो एल बाई इक्वेशन जैसे आपको बताया गया था, उसकी डिपेंडेंसी बताई थी टेम्परेचर के साथ, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जैसे आप उसी कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन है, देखो, resistance of a metal wire resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is if the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Resistivity of metal is ठीक है, ये तो हमें निकालना है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, अब आप आ जाइए, देखिए बनेगा कैसे, है ना। क्वेश्चन में जो डेटा है, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में जो डेटा होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो आपको देखिए लिखा हुआ एक मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना। क्या लिखा है? रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ, मतलब एक मेटल वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर। तो आप लेंथ को क्या लिखोगे? 1 मीटर, है ना। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 26 ओम। तो रेजिस्टेंस इज 26 ओम, और यहाँ पे कंडीशन है, ये 26 ओम कितने डिग्री सेल्सियस पर है? 20 डिग्री सेल्सियस पे। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, मतलब डायमीटर D, है ना, ये है आपका 0.3 mm, है ना, ये डायमीटर है। तो आपको बताना है रेजिस्टिविटी क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, और कुछ भी गिवन नहीं है। अब आप ये देखिए बनेगा कैसे। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए, है ना। अब ये फॉर्मूले में रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है, तो रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ये गिवन है। लेंथ पता होना चाहिए, ये भी गिवन है। अब रही बात एरिया, तो वायर का एरिया गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है? डी। तो वायर जो है जनरली सिलेंडर के शेप में होता है ना, सर्कुलर और लंबा। ठीक है, तो वायर को हम सिलेंड्रिकल शेप में मानते हैं, तो एरिया ऑफ वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ मेटल वायर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। जैसे क्यों बोल रहा हूँ पाई आर स्क्वायर? जैसे मान लीजिए आपके पास एक चूड़ी है ना, महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, एक चूड़ी है वो सर्कल शेप में, उसकी एरिया क्या होगी? πr²। ठीक है, अब उस चूड़ी के ऊपर एक और चूड़ी रखो,
2 3 4 ऐसे रखते चले जाओ, बहुत सारा रख दो, है ना। अब दूर से जाके देखो, ये पूरा चूड़ी का जो शेप है आपको कैसा दिखेगा, सिलेंडर, ठीक है। तो इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी, क्रॉस सेक्शनल मतलब अंदर में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो क्रॉस सेक्शन एक चूड़ी है और उसकी एरिया क्या होगी, पाई r स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एक हो गया, है ना, ऐसे अंदर में, वो हर जगह सेम होगा। तो ये जो फॉर्मूले में जो ए होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। तो चूंकि वो सर्कल है तो उसकी एरिया हो जाएगी पाई r स्क्वायर। अब मुझे r चाहिए, r तो गिवन नहीं है, तो हमें d दिया हुआ है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू पाई, r की जगह रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाय 4, एरिया आ गया पाई d स्क्वायर बाय 4। अब हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया हो गया आपका पाई d स्क्वायर बाय 4, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 रो एल बाई पाई d स्क्वायर। आपको रो निकालना है, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर रेजिस्टेंस इंटू पाई d स्क्वायर बाई 4L, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू डालनी होगी, तो अब देखो कैसे वैल्यू डालेंगे, है ना। तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है आपका 26 ओम मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, पाई का कोई यूनिट होगा नहीं, डी स्क्वायर, डी आपको दिया हुआ 0.3 mm, ये mm जो है आपका मिलीमीटर है। तो न्यूमेरिकल बनाने के टाइम मुझे सारे वैल्यूज एक सिस्टम में होने चाहिए, ऐसा ही सिस्टम में। लेंथ अगर मीटर में है तो ये डायमीटर भी आपको मीटर में होना चाहिए। तो 1 mm जो होता है 1 mm आपका 10⁻³ मीटर होता है। तो 0.3 mm को हम क्या लिखेंगे 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, तो डायमीटर जो निकल के आया वो हो गया 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर और इसका स्क्वायर, है ना। ये डी स्क्वायर डायमीटर ही तो है, और डिवाइड बाई 4 इंटू लेंथ कितनी है 1 मीटर, ठीक है। तो अब रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी आपकी 26 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁸ ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मीटर, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये 4 मीटर है ना, तो 1 मीटर गया, तो रेजिस्टिविटी जो निकल के आएगी वो होगी, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। तो मैं फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ, ये आएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, ये सॉल्व होकर आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी आ गया। अब एनसीईआरटी के बुक में एक टेबल दी हुई है आपको 12.2, है ना। तो टेबल 12.2 से देखने से ये रेजिस्टिविटी देखेंगे किस मेटल का है, तो आपको दिखेगा कि ये रेजिस्टिविटी जो है मैंगनीज की है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो मेटल इज मैंगनीज, सो द मेटल गिवन इन क्वेश्चन इज मैंगनीज, ठीक है। चलिए
इतनी बात समझ में आ गई। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, a wire of given material having length L and area of cross section A A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. Has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and area of cross section 2A and area of cross section 2A। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक मटेरियल है, एक वायर है, गिवन मटेरियल है। क्या मटेरियल है वो गिवन नहीं है, मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ है L और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो पहले डेटा लिख लेते हैं। तो हमें पहले ही डेटा क्या दिया हुआ है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है ना, L E है, A है और इसका रेजिस्टेंस जो है आपका 4 ओम है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। अब एक दूसरा वायर है, कहने का मतलब ये हमारा मान लो ये वायर 1 है ना, वायर 1 का ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि एक दूसरा वायर है, तो दूसरे वायर का डाटा हम लिख देंगे वायर 2 है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है। मटेरियल सेम लिखा है, इसका क्या मतलब है, सेम मटेरियल मतलब इसकी रेजिस्टिविटी अगर रो है, देखो ऐसा करो, पहले वायर का लेंथ L1 कर दो L, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया A कर दो और इसका रेजिस्टेंस R1 हो गया 4 ओम और इसका रो 1 हो गया रो। ठीक, अब आपसे पूछा है दूसरे वायर में कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम होने का मतलब इसकी रेजिस्टिविटी सेम है। सेम मटेरियल मीन्स सेम रेजिस्टिविटी है ना। तो आप लिख ऐसे समझ सकते हो, सेम मटेरियल का मतलब हो गया सेम रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रो 1 अगर रो है तो रो 2 भी रो हो जाएगा। अब इसका लेंथ दिया हुआ L/2 मतलब L2 जो है आपका L/2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 2 है, मतलब A2 जो है आपका 2A है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दोनों वायर का डेटा बना लिया है ना कि L1 L है, A1 A है, R1 4 ओम है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले तो हम यहाँ तक आए थे जो डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन में। जब हम आगे पढ़े तो हमें पता चला कि रेजिस्टेंस निकालना है दूसरे वायर का जिसका मटेरियल सेम है।
तो इसी से हमें पता चला कि इसकी जो रजिस्टिविटी होगी वही इसकी भी रजिस्टिविटी होगी। तो रो 1 रो लिखा, रो 2 रो लिख दिया। अब लेंथ इसका L/2 हो गया और इसका एरिया आपको 2A दिया। तो मुझे यहाँ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, है ना, पहले वायर के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों वायर के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा, सही है। मतलब R इजकल टू रो L/A, है ना, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले मैं वायर 1 के लिए लगाता हूँ। तो यहाँ रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 ओम, है ना, 4 ओम। रो ही है, L आपका L है यहाँ पर और एरिया A है, इससे इक्वेशन 1 आ गया, है ना। अब दूसरे वायर के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, R इजकल टू रो L/A, है ना, फॉर वायर 2। तो अब आपको ये रेजिस्टेंस निकालनी है, इसका रेजिस्टिविटी रो ही है और इसका लेंथ जो है वो L/2 है। तो ये हो गया L/2 और इसकी एरिया जो है वो 2A है। तो सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना है, रो L/4A, है ना। इसे 1/4 बाहर लो, अभी आ जाएगा रो L/A। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन, रो L/A कितना है आपका 4 ओम। तो रेजिस्टेंस आपका आ गया 1/4 इंटू 4 ओम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 ओम। मतलब जो दूसरा वायर है उसकी रेजिस्टेंस आ गई 1 ओम, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बना, ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास जो बुक होगा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाता है, ये भी आपने पढ़ा था। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटल के लिए। सिर्फ यहाँ बात हो रही है सिर्फ मेटल वायर या कंडक्टर की। तो और रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी लेंथ के साथ है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी एरिया के साथ है। उससे रिलेटेड जितने डिफरेंट न्यूमेरिकल एक स्टैंडर्ड मैंने आपको बताए हैं, अब आपको बुक से रेफरेंस करके बनाना है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जहाँ पे रेजिस्टेंस का हमें सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखना है, ठीक है। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रही है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। पहला रजिस्टर्स इन सीरीज, और दूसरा होता है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, इन दोनों को हमें पढ़ना है। तो रजिस्टर्स, या इसको रेजिस्टेंस लिख दो, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर है, पहले मैं सीरीज पढ़ता हूँ, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो मान लो मेरे पास 3 रजिस्टर हैं, ये हो गया R1 और ये हो गया आपका दूसरा रजिस्टर, इससे जुड़ा हुआ है R2 और ये फिर ये आ गया R3, है ना। 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3। जो ये सीरीज में क्यों आ रहे हैं, इसको समझने के लिए आप ये देखिए, जैसे इसका मैं अगर नाम दे दूं तो ए बी में एक रजिस्टर है, बी से सी में दूसरा रजिस्टर है और सी से डी में तीसरा रजिस्टर है।
अब आप इसको क्या करो, बैटरी से कनेक्ट कर दो ऐसे, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना। क्या होगा, इस बैटरी का 2 टर्मिनल मान लीजिए यहाँ पर, इस टर्मिनल का नाम दे दो स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये बैटरी जो है ए और बी पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है और इसके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है ना, ए से बी की पोटेंशियल डिफरेंस वी है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप ये देखिए कि ये तीनों रजिस्टर ए और बी पॉइंट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। ए और बी पॉइंट पे क्या आपका बैटरी है ना, तो ये आपका कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब अगर सारा रजिस्टर ए और बी से जुड़ा रहता है, जैसे ये है ना, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता, ये है ना, और इसको फिर यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देता, इसको छोड़ो, आप जब पैरेलल पढ़ना हो तो हम पढ़ लेंगे। अभी आप ऐसे समझिए कि सीरीज रजिस्टर सीरीज में कब होती है, जब कोई भी रजिस्टर बैटरी पे डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, है ना। ये बैटरी का 2 टर्मिनल है, इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड कोई भी रजिस्टर नहीं है ना। यहाँ बैटरी के पॉजिटिव से पहले का एक जुड़ा हुआ है और निगेटिव से सबसे लास्ट वाले का जुड़ा हुआ है ना। बाकी जो भी जंक्शन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि बैटरी से जब करंट जाएगी आई, तो ये करंट चेंज नहीं होगा, है ना। इस सारे रजिस्टर में करंट जो है चेंज नहीं होगा। दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चेंज नहीं होता है। सीरीज का कनेक्शन में करंट चेंज नहीं होगा। तो लिखेंगे हम इन सीरीज करंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स आर सेम। ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ओम्स लॉ लगाएंगे तो ओम्स लॉ में क्या होता है, जैसे आप ये देखिए ए और बी है ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आएगी, मान लेते हैं V1 है और यहाँ से V2 हो जाएगी। V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो जैसे IR1 यहाँ पे होगा IR2, तो दोनों पोटेंशियल तो अलग अलग हो गया। अब IR1 IR2 ये सब पोटेंशियल है, मतलब ये V1 हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब V1 हो गया A और B के बीच का पोटेंशियल और ये हो गया आपका IR1। उसी तरह से V2 हो जाएगा आपका यहाँ पर IR2। करंट से में रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल बदलती जा रही है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा V3, है ना। तो V3 है आपका IR3। तो सीरीज में आप ये देखिए कि करंट सेम हो गया। करंट सेम होने से हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो गया, लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इन सारा का सम किसके बराबर होगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम लिख सकते हैं करंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स आर सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस across all the registers are different। ठीक है ना। बट हम क्या देखेंगे, V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। ये सारा पोटेंशियल जो है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब V रहने दो, अब V1 की जगह आ जाएगा आपका IR1, V2 की जगह आ जाएगा IR2
और V3 की जगह आ जाएगा IR3। I कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। V इजकल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये V का I के साथ ये रिजल्ट आ गया। अब बात ये आती है, जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, तो ग्रुपिंग से हमें ये पता करना होता है कि इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। मतलब ये तीनों रजिस्टर या लोड मिलके जो काम कर रहा है, उसकी जगह हम एक सिंगल रजिस्टर लगा दें तब भी वो उतना ही काम करेगा। कहने का मतलब, अगर ये तीनों रजिस्टर मान लो बल्ब है ना, ये बल्ब है, और मान लेते हैं ये बल्ब जो है, ठीक है, 10 ओम का है, ये बल्ब आपका 20 ओम का है, ये बल्ब आपका 30 ओम का है, मान लेते हैं, है ना। तो अगर इसकी जगह एक ही बल्ब लगा दो, और उससे पर आपकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि वो उतना ही एनर्जी डिलीवर करे जो 3 मिल के काम कर रहा है। मतलब छोड़िए वैल्यू को, आप ऐसे समझो कि एक बल्ब जितनी रोशनी कर रही है, दूसरी जितनी कर रही है, तीसरी जितनी कर रही है, ये तीनों बल्ब मिलकर जो रोशनी दे रहा है, उसकी जगह अगर मैं एक ही बल्ब लगा दूं और वो उतना ही रोशनी दे, तीनों मिलकर जो दे रहा है, तो वो एक सिंगल बल्ब इन तीनों का इक्विवेलेंट हुआ। अब बल्ब ही रजिस्टर है आपका या लोड है, तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, उसकी जगह एक सिंगल रजिस्टर भी इन्हीं के बराबर अगर काम करे, तो वो एक सिंगल रजिस्टर इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना दूं, है ना, तो एक सिंगल रजिस्टर डाला और इसकी रेजिस्टेंस हम लिख देते हैं RS। मतलब ये जो है इन तीनों के सम के बराबर होगा, यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये वोल्टेज V है। अब बैटरी की वोल्टेज वही V है और ये मान लो वही करंट दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ, यहां पर ओम्स लॉ क्या हो जाएगा आपका, पहले ऐसे लिखते हैं कि इफ RS is equivalent resistance in series combination of R1 and R2, R1, R2 and R3, then V इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू RS, इस डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, ओम्स लॉ लगाया। अब आप देखिए, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, है ना, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो या ऐसे देखो, इस V की जगह IRS यहाँ लिख दो, तो I मान लो मैं लिख ही देता हूँ, इस V की जगह IRS लिख दिया, फिर ये क्या हो गया, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, ये I गया। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या निकला, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया। तो कहने का मतलब ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर दो रजिस्टर है सिर्फ, जैसे R1
R2, ये दो आपके सीरीज़ में है, ये दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों सीरीज़ में है। क्यों? क्योंकि ए से बी अगर करंट जाएगी तो चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों किस में आ गया आपका? सीरीज़ में आ गया। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस इन सीरीज़ मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। अब उसी तरह 3 का तो आपने देखा, तो अगर मान लो n रजिस्टर है ना, एक आया, दो आया, 3 आया, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, है ना, सीरीज बनाते जा रहे हैं Rn। अगर n रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? R1 सब का सम हो जाएगा, Rn, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination of resistors, the equivalent resistance is ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आपका? RS, है ना। RS इज ग्रेटर देन ऑल द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अगर आप सीरीज रजिस्टर्स या लोड को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसकी जो नेट रेजिस्टेंस होगी या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो वो सबके इंडिविजुअल सम के बराबर हो जाएगा। मतलब ये RS जो है हर एक से बड़ा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? ये हमारे लिए नुकसान है। क्यों? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, है ना। तो ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा तो ज़्यादा बिजली खर्च होगी, ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा, और हमारा जो घर का जो बिल है वो ज़्यादा आएगा। एक तो ये प्रॉब्लम है। तो घर में कभी भी सीरीज कनेक्शन नहीं लगाई जाती, जो भी ह्यूमन पर्पस है, मतलब घर की बात करें या रोड लाइट की बात करें, किसी मॉल की बात करें, कहीं भी जहाँ भी इंसान काम कर रहा है, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, रेड ब्लू ग्रीन, है ना, वो भी आपका सीरीज में नहीं होगा। कहीं भी ह्यूमन को डेली लाइफ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए घर में, और वहाँ जब वो अपना अप्लायंस यूज़ करेगा तो वो सारा कनेक्शन कभी भी सीरीज में नहीं होगा, वो सारे हमेशा पैरेलल में होते हैं। तो घर में जो सप्लाई होगी वो पैरेलल होगी, ठीक है। तो सीरीज में नहीं होने की वजह क्या है? पहले तो मैंने बताया कि नेट रेजिस्टेंस ही बढ़ जाएगी, पहला नुकसान ये है, ठीक है। समझ में आ रही है? सीरीज में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें करंट सेम होता है, करंट एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये R2 वाला जो है रजिस्टर है ना, ये ख़राब हो गया। मान लो आप घर में सीरीज कनेक्शन कर दिए और एक बल्ब ख़राब हो गया ऐसे, तो इससे क्या होगा? जैसे मान लो R2 आपका ख़राब हो गया तो करंट अब आगे नहीं जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि क्योंकि सीरीज़ में करंट चल रही है, ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो ये नदी है ना, रिवर है, ठीक, और ये पुल है आपका, एक ही पुल है, यही रास्ता है इस नदी को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, है ना, स्टेप लगे हुए हैं। मान लो लकड़ी का पुल है, स्टेप बना हुआ है। अगर बीच से आदमी इस पर कंफर्टेबली जा रहा है तो ये सारे आपके रजिस्टर्स हैं, है ना, R1 R2 R3 इस तरह से जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 रजिस्टर है ना, इस तरह से सीरीज में जुड़े हुए हैं सारे के सारे। और ये नदी के पुल की तरह लकड़ी का पुल है, इससे क्रॉस करके आदमी को जाना है। तो जो आदमी चलेगा यहाँ पर, है ना, ये करंट है, आदमी का चलना मतलब करंट हो गया, ऐसे यहाँ से चल के यहाँ जाना है। तो जब सारे रजिस्टर सही हैं
तो ये आदमी इस पुल को ऐसे 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 क्रॉस करता हुआ चला जाएगा, इस किनारे पहुंच जाएगा, है ना। बस समझ में ना, सर्किट कंप्लीट रहेगी हमारी। लेकिन अगर बीच में, अगर मान लीजिए सारे बल्ब होते हैं सीरीज में, घर में मैं सीरीज में लगा दूँ, बीच में एक भी बल्ब खराब हो गया ये, तो पुल टूट गया। बल्ब खराब होने का मतलब क्या होगा, पुल टूट गया। अब यहाँ जो आदमी आएगा, अब वो कैसे जाएगा उस पर? अब यहाँ से ये यहाँ पहुँच सकता है क्या? तो नहीं पहुँच सकता है, मतलब आदमी यहाँ नहीं पहुँच सकता, मतलब करंट भी नहीं जाएगा, है। तो दूसरा नुकसान ये है कि सीरीज कनेक्शन में अगर आपका एक भी लोड खराब हो गया तो पूरी घर की लाइट चली जाएगी, है ना। लाइट पास होने के लिए ज़रूरी है कि हर रजिस्टर के थ्रू जो करंट है वो बैटरी के 2 टर्मिनल पे जाए। अब मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल नदी का एक किनारा और नेगेटिव टर्मिनल है ये, तो जब तक ये करंट यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा, है ना। मतलब जैसे यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टेड है ना, यूँ भी, ठीक। अब ये करंट तभी पास हो रही है ना जब वो करंट यहाँ से निकलेगा और यहाँ पहुँचेगा, तो निकलना और पहुँचना ज़रूरी है। अगर ये रजिस्टर ख़राब हो गया तो करंट इसमें नहीं जाएगा, तो फिर ये करंट इधर नहीं आएगा। बात समझ में आए? तो मतलब ये सर्किट में करंट पास ही नहीं करेगी फिर, है ना। तो कभी भी हम अपनी पर्पस के लिए जो डेली लाइफ में हमारी ज़रूरत है उसमें लोड को सीरीज में नहीं कनेक्ट करेंगे, और मतलब जो वायरिंग होती है ना घर की, वो कभी सीरीज में करेंगे ही नहीं, चाहे कहीं भी करना, फैक्ट्री में, घर में। रीजन समझ में आ गया? अगर करते हो तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपका वो करंट हमेशा लॉस हो जाएगा, पूरा बिल्डिंग की लाइट चली जाएगी। एक कहीं पे एक बल्ब खराब हो गया तो पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाएगी, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? रजिस्टर्स को हम सीरीज़ में, आपने देखा होगा कि कभी शादी वादी होती है तो डेकोरेशन के लिए बल्ब यूज़ की जाती है, वो ब्लिंक करता रहता है, तो एक जलेगा फिर दूसरा जलेगा फिर तीसरा जलेगा, है ना। यही चीज़ है। अब बीच में कोई बल्ब खराब हो गया तो फिर वो नहीं जलता है, मतलब सीरीज कनेक्शन। तो ढूंढना पड़ता है कौन सा बल्ब खराब हुआ है, तो ढूंढने में भी टाइम लगते हैं, तो उसको डांसिंग बल्ब भी कहते हैं। तो आप दीपावली में डेकोरेशन के लिए या किसी मैरिज या किसी भी फंक्शन के लिए जो एक सजावट करते हैं कि कलरफुल वर्ल्ड बल्ब्स डांस करती हुई नज़र आती है, मतलब वहाँ पे सीरीज कनेक्शन किया गया है, ठीक है। नॉर्मल पर्पस के लिए घरों में पैरेलल कनेक्शन दी जाती है कि अगर एक लाइट बंद होगी तो हमारा फ्रिज चलता रहेगा, टीवी चलती रहेगी, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये डिमेरिट्स है आपका रजिस्टर्स का जब हम इसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, और सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब हम पढ़ते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। रजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में जब हम ग्रुपिंग करेंगे इसका मतलब क्या होता है कि हर रजिस्टर आपका बैटरी पे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। जैसे मान लो ये सेल है ना, इसका 2 पॉइंट बना लिया हमने, ए और बी, है ना। इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब एक रजिस्टर आपका यहाँ है R1, दूसरा रजिस्टर यहाँ है R2, और तीसरा रजिस्टर आपका यहाँ है R3, है ना। 3 रजिस्टर हैं। इन तीनों को पैरेलल में हम कब बोलेंगे? जब रजिस्टर का हर एक पार्ट, रजिस्टर का हर एक पार्ट इस बैटरी से जुड़ा हो, मतलब ये वाला ऐसे घूम के यहाँ आ जाए, ये वाला घूम के यहाँ जुड़ जाए, है ना। तो ये रजिस्टर बैटरी पर डायरेक्ट आ गया, तो ये रजिस्टर यहाँ आ जाए, इसका ये टर्मिनल भी यहाँ आ जाए,
ठीक है, तो ये दूसरा भी डायरेक्ट बैटरी पे है, तीसरा भी आपका डायरेक्ट बैटरी पे है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे जहाँ पे ये तीनों रजिस्टर आपका डायरेक्टली बैटरी पे आ जाए तो ये क्या कहलाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे घरों में ऐसे ही सप्लाई होती है, मतलब ये मेन सप्लाई पे सारे इक्विपमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस डायरेक्टली कनेक्टेड से फ़ायदा क्या हो जाता है आपका, इन जैसे बैटरी की पोटेंशियल अगर भी है तो सब में पोटेंशियल भी ही रहेगी, है ना। जनरली हमारे घरों में डोमेस्टिक सप्लाई जो होती है वो 220 वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की। ठीक है, तो हर रजिस्टर के आसपास आपका 220 वोल्ट होगा। तो यही आपका पैरेलल कनेक्शन है। मतलब पैरेलल में जब रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस across each registers in parallel is same, वो आपका सेम होगा। ठीक है, अब बुक में जो डायग्राम होती है ना वो थोड़ी सजा के बनाई जाती है। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, तो मैं इसको हटाता हूँ और जैसे बुक में लिखी होती है ना साफ सुथरा डायग्राम उस तरह से बना देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, तीनों आपस में जुड़ गया और यहाँ से एक जंक्शन निकाल दो और ये बैटरी से कनेक्ट कर दो ऐसे, है ना। ये रजिस्टर्स आपके पैरेलल में आ गए। अब ये पॉइंट अगर आपने ए माना है बैटरी का, है ना, तो अब यहाँ पे तो कोई रजिस्टर है नहीं, सिर्फ वायर ही वायर है, तो ये पॉइंट चेंज नहीं होगा, सारा ए है, ए है, ए है। ये पॉइंट भी आपका ए हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये पॉइंट आपने बी माना है और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रजिस्टर नहीं है तो ये सारे बी पॉइंट हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आते 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 ये पॉइंट आपका बी पॉइंट हो गया। अब ए और बी के बीच में तो बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तब आप देखो यहाँ पे हम पहुँच गए, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब इस रजिस्टर देखो ए पे जुड़ा हुआ है, बी पे जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे यहाँ से फिर ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट, ये पॉइंट भी ए, ये बी बी बी, ये पॉइंट भी बी, है ना। ये तो ए बी पे है ही, फिर यहाँ से कोई रजिस्टर नहीं है तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हो गया ना। तो तीनों रजिस्टर ए और बी पे है और ए और बी पे क्या है आपका बैटरी है, मतलब तीनों रजिस्टर आपका पैरेलल में है। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ ऐसे कर दिया था, इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब आप ये चीज़ समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल इज सेम, सब में पैरेलल में पोटेंशियल सेम है। अब बैटरी से जो करंट आ रही है आई, है ना, ये आई आ रही है, तो ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, इसको 3 करंट मिलेगा। तो जो R1 की तरफ जाएगा करंट उसका मान लो I1 है, जो R2 की तरफ जाएगा वो I2 हो गया और जो R3 की तरफ आएगा वो I3 हो गया, है ना। ये I1 इधर से होता हुआ इधर से I1 आएगा, इधर से I2 आएगा और इधर से I3, फिर इधर जुड़ जाएगा आपका I हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग हो जाती है। करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन across different register is different. Different register is different. ठीक है, तब क्या होगा आपका रिलेशन क्या बनेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो डिफरेंट होगा उसी का इक्वेशन बनाएंगे। सीरीज में आपका करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था, तो पोटेंशियल का इक्वेशन लिखा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ आपको दिख रहा है जंक्शन पे, इस जंक्शन पे हो या फिर इस जंक्शन पे हो, I जो है I1 I2 और I3 के सम के बराबर होगा। ठीक है,
अब ओम्स लॉ है आपका V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से V बाई आर, है ना। तो ये रहने दो I को एज इट इज, ये पहले का रजिस्टर का करंट है, तो I1 को मैं लिख सकता हूँ V बाई R1, I2 को क्या लिख सकता हूँ V बाई R2, और I3 को क्या लिख सकता हूँ मैं V बाई R3। ठीक है, ये आपका इक्वेशन। फिर I इज इक्वल टू, इससे अगर मैं V कॉमन ले लूँ तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, है ना। अब ये तीनों रजिस्टर पैरेलल मिलकर जो काम कर रहे हैं, काम करने का मतलब जो भी काम कर रहे हैं, एनर्जी लिबरेट कर रहे हो, है ना, जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो उतना ही अगर एक ही रजिस्टर करे तो वो एक सिंगल रजिस्टर इन तीनों का पैरेलल हो जाएगा। तो इन तीनों का पैरेलल, मान लीजिए मैं एक रजिस्टर यहाँ बना देता हूँ उसी बैटरी से, है ना, और वो सिंगल रजिस्टर आ गया आपका ये RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है। तो ये RP है, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये जो है, जो यहाँ पे तीन थे उनका एक इक्विवेलेंट था, मतलब ये उन तीनों के बराबर काम कर रहा है, तो ये रजिस्टर उन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। तो इसके लिए फिर मैं वही I करंट जाएगी, बैटरी है, पोटेंशियल वही है, तो इसके लिए मैं इक्वेशन क्या लिख दूंगा, V इज इक्वल टू I इंटू RP, ओम्स लॉ, है ना। अब यहाँ से हमारा एक I के लिए क्या इक्वेशन आ जाएगा, I इज इक्वल टू, फिर हम लिख देंगे V बाई RP, और ये इक्वेशन हो गई 2, है ना। तो एक फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी राइट, क्या आ जाएगा, है ना, I की जगह आप क्या लिखोगे, V बाई RP यहाँ पर, तो V बाई RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सो V 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये V भी कट गया, तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना। ये आपका आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये इक्वेशन ये शो करता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RP का, वो इंडिविजुअल से कम हो गया, सीरीज में तो बढ़ जाता है, और पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, हर एक से कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमारी करंट ज़्यादा जाएगी और एनर्जी का लॉस कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाने से एनर्जी का लॉस कम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला हमारा बेनिफिट क्या है ना, तो बेनिफिट की बात कर लें तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is less than the individual resistances. ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं दो रजिस्टर ले लूँ पैरेलल में, है ना, एक है R1 और एक है R2, है ना, ये दोनों आपका पैरेलल में कब कहलाएगा, जब दोनों सेम पॉइंट पे हो। जैसे ये पॉइंट A लिख दिया और ये पॉइंट B लिख दिया, सेम पॉइंट का मतलब इसी दो पॉइंट के बाद बैटरी लगी होगी। तो दो रजिस्टर के लिए आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा R1 R2, R1 प्लस R2, ये आपका 1 बाई RP। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या निकला आपका, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसी बात को बता रहा है जो मैंने यहाँ लिखा है ना,
कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हर एक से कम हो जाएगा। तो आप देखो RP R1 R2 बाय R1 प्लस R2 आया, तो ये वैल्यू जो है इन दोनों से कम हो जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं कि मान लो R1 आपका 2 ओम है और R2 जो है वो 3 ओम है, तो जो पैरेलल ये वाली वैल्यू है वो 2 और 3 से कम आएगी। करके देखते हैं। तो 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 बाई 5 मतलब 1.2 आ गया कम, है ना। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हर एक से छोटा हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारी एनर्जी की लॉस कम होगी। इसीलिए घरों में पैरेलल कनेक्शन सप्लाई की जाती है। अब इसका दूसरा बेनिफिट क्या है, वही ब्रिज वाले एग्जांपल लेते हैं। तो उसमें क्या दिखेगा आपको, जैसे ब्रिज है ना, तो पहले क्या बनाया था मैंने, एक ब्रिज बनाया था, इसमें बहुत सारे रजिस्टर ऐसे ही जुड़े हुए थे, है ना। तो अब हमें ये काम नहीं करना है, क्योंकि रजिस्टर्स को सीरीज में नहीं जोड़ना है। पहले ये क्या था R1 R2 R3 से था, ये काम नहीं करना है। मतलब ये पुल एक ही रजिस्टर है, ये हो गया R1, दूसरा पुल दूसरा रजिस्टर हो गया, तीसरा पुल तीसरा रजिस्टर हो गया, है ना। और सब आपका पैरेलल कनेक्शन में है, सब एक ही जंक्शन से कनेक्टेड है। ए बी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक रजिस्टर खराब हो गया, या मान लो आदमी है, बहुत सारे आदमी को ब्रिज क्रॉस करना है, तो पहले एक ही ब्रिज से जाता था, सब सारे आदमी जा रहे हैं, है ना। आपकी क्लास के सारे बच्चे एक ही ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं। अब बहुत सारे ब्रिज आगे सब पैरेलल है, तो एक से क्यों जाएंगे, जिसको जिधर मैंने उधर से जाए, तो उससे हमारा स्मूथ ट्रांजिशन होगा, ठीक है। उसी तरह से जब करंट आगे चलेगी और आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया, तो कोई एक खराब हो गया, मान लो R1 खराब हो गया, मतलब ये पुल टूट गया, है ना। तो कोई बात नहीं, बाकी दो चल रहे हैं सर्किट में, है ना। एक बल्ब फ्यूज हो गया तो दो बल्ब जलता रहेगा आपके घर का। तो दूसरा बेनिफिट ये है। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया। तो ये थे आपके रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स of resistance are is connected in series, है ना। सीरीज में आपके एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, मतलब और सबका रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, सबके रेजिस्टेंस आ रही हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी क्या आएगा, आर एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn तक जाएगा। और अगर सारे आ रही हैं, है ना, तो RS क्या हो जाएगा आपका, N इंटू R। पहला इक्वेशन समझ में आया। अब इसी तरह अगर सारे N आइडेंटिकल रेजिस्टर्स जिसके हर एक रेजिस्टेंस R है, उसको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी अब क्या निकलेगा आपका, फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, RS क्या निकला आपका, N इंटू R, है ना। तो अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 बाई RP 1 बाई R1
1/R2 है ना, सो ऑन 1/Rn। अब सबकी वैल्यू आ रही है तो 1/R प्लस सो ऑन, ये लास्ट वाला भी आपका 1/R ही रहेगा। अब ये 1/R ये कितनी बार है, n टाइम्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स 1/R। ये क्या निकला, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, देयरफॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज R/n, राइट। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जिसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया, फिर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जिसको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इनकी सीरीज, इनकी रेशियो क्या आएगी,